हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूथ, सोशल मीडिया, जमहूरियत और आजकल सोशल मीडिया का दौरा है और जमहूरियत जो है वो हमारे सामने ही है कि किस डिफ़िकल्टी से गुज़र रही है पाकिस्तान के अंदर। एक हाइब्रिड निज़ाम मुसल्लत हो चुका है और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत जल्द हमारी कोई उससे जान छूटने वाली है। तो ये इलेक्शंस बिल्कुल अब चंद ही हफ्ते रह गए, महीना भी नहीं रह गया। तो इसके अंदर जो आज हमने डिस्कशन करनी है और मैं चाहूँगी कि बाद में मैं फ्लोर भी ओपन करूँगी, आप लोगों के सवालात भी हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं वो लेंगे ताकि इंटरैक्टिव सेशन हो। बट इसके अंदर जो बेसिक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ वो ये है कि सोशल मीडिया पिछले इलेक्शंस, नॉट 2018 उस वक्त भी सोशल मीडिया था, 2013 में भी सोशल मीडिया था, लेकिन अगर आप पुराने इलेक्शंस देख लें उसमें और अब के जो इलेक्शंस होते हैं और ख़ास तौर पे ये वाला इलेक्शन जिसके अंदर बहुत सारी मीडिया के अंदर भी सेंसरशिप है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो सोशल मीडिया का किरदार क्या मुस्बत है या मनफी है फॉर डेमोक्रेसी, फॉर इलेक्शंस, ऑल दीज थिंग्स। तो इसके ऊपर ज़रा हम बात शुरू करेंगे। आयशा, अगर हम आपसे कर सकें, आप मेन स्ट्रीम मीडिया क्योंकि हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया ज़्यादा अहम है, सोशल मीडिया अहम है, दोनों अहम है, और जमहूरियत के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए और यूथ को कैसे इंगेज किया जाए इस सारी चीज़ में। बहुत शुक्रिया महमल। यकीनी तौर पर इलेक्शन में बहुत कम वक्त है, चंद हफ्ते रह गए हैं। हम इलेक्शन की बात करते हैं और ये कहते हैं इस यकीन के साथ कि इलेक्शन हो, हम स्मूथली आगे बढ़ें कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। सोशल मीडिया एक ऐसा टूल बन गया है हमारे माशरे में, दुनिया भर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ा है। हमारी यूथ इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रही है, हम बहुत ज़्यादा वर्चुअली एक्टिव नज़र आते हैं अगर आप स्टेटिस्टिक्स निकाल कर देखें। आई बिलीव हर चीज़ का इस्तेमाल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ये डिपेंड करता है इस्तेमाल करने वाले पर। कभी लाउड स्पीकर आया, रेडियो आया, टीवी आया, उसके भी फॉर एंड अगेंस्ट लोग रहे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जितना कंटेंट आता है कहीं ना कहीं उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बैठी हैं। टाइम एंड नाउ वो पूछ भी लेती हैं, कोई ध्यान भी करा दे तो पता कर लिया जाता है। सोशल मीडिया हमारे पास ऐसे आया कि हमने उसके साथ ग्रो किया है। ग्रो इन अ सेंस कि कोई बताने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। जिसको जो अपने हिसाब से दुरुस्त लगता है वो उसी को दुरुस्त मानकर उसी सिमत में चलना शुरू कर देता है। मैं मिसाल के तौर पे कहूँ कि ये आपकी हर एक की अपनी जगह पर अपनी वर्चुअल इंडिपेंडेंट रियलिटी है। सोशल मीडिया आप तक वही कुछ वापस लाता है जो आप सोचते हैं, जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। अगर आप कुछ अरसा अपनी ही सर्च को, अपने किए गए वर्चुअल काम को देखेंगे तो वही कुछ आपके पास रिटर्न होकर आ रहा है जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे हैं, जो आपको सच लगता है, जो आपको दुरुस्त नज़र आता है। सो हर एक ने अपनी अपनी वर्चुअल वर्ल्ड बना ली है। अब अगर उसको हम अपने मुल्क के हालात के अंदर रख के देखें, हमें शायद फ़ायदा इस हद तक हुआ है कि बहुत सी ऐसी आवाज़ें जो पहले नहीं मेन स्ट्रीम तक पहुंच पाती थी, ऐसे लोग जिनके मामलात एड्रेस नहीं हो पाते थे वो एड्रेस होने लगे हैं। वो लोग जो कि माइनॉरिटीज़ में हैं, जिनको इग्नोर कर दिया जाता है सोसाइटी में, वो सेगमेंट को आवाज़ ज़रूर मिली है और ये होना भी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं ना कहीं इस आवाज़ को वो जगह, वो स्पेस नहीं दे रहा था। अ, अब अगर यूथ और सोशल मीडिया पे थोड़ी सी नज़र डालें तो यूथ आज से नहीं बल्कि पिछले 12-13 साल से हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ज़रूर ये कौम को बताया कि हमारा एसिड यूथ है। अभी इस वक्त 64% आपका परसेंटेज है यूथ का। इट डिपेंड्स कि आपने लाइबिलिटी बनना है मुल्क के लिए या एसेट बनना है। ये डिपेंड करता है चीज़ के इसी तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल, आप उसको अपने लिए और माशरे के लिए लाइबिलिटी बना रहे हैं या एसेट बना रहे हैं, ये हर एक पर डिपेंड करता है। बट जो हमने अब तक बनाया और तैयार किया है पिछले कुछ सालों में, बहुत माजरत के साथ, हमने इस सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी सोसाइटी को मज़ीद पोलराइज्ड किया है। हमने डिस्ट्रक्शन सिखाई है। अगर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दी जाए तो आप किसी भी चीज़ में से बेहतरी निकाल सकते हैं, मगर बेहतरीन चीज़ के भी अगर इस्तेमाल डिस्ट्रक्टिव हो तो उसमें से कुछ तामीरी नहीं निकलता है, उसमें से तखरीब निकलती है। हम यहाँ खड़े हैं आज 2024 में, ना यूथ के पास डायरेक्शन है, ना सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वालों के पास अवेयरनेस है कि आप बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करके अपना और दूसरे का फ़ायदा कैसे कर सकते हो। और इसकी बेतहाशा मिसालें सिर्फ पिछले साल 2 साल के अंदर मौजूद हैं, जहाँ यूथ सिर्फ इस वर्चुअल रियलिटी के थ्रू कुछ बताने दिखाने के लिए अपना नुकसान कर गई है। आप कह सकते हैं जो कहना चाहते हैं, कहने का अंदाज है।
आप टूल को इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के भी अंदाज हैं, वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी। जो सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि किसी का नुकसान किए बगैर आप अपना फ़ायदा कैसे कर सकते हैं। ये कोई बताने वाला नहीं है, ये कोई सिखाने वाला नहीं है, ये कोई समझाने को मौजूद नहीं है। अफसोस की बात यह है कि वो तमाम लीडरशिप, मैं सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं कहूँगी, अक्रॉस द बोर्ड जितने भी तरह की लीडरशिप मौजूद है, वो लोग जो सोसाइटी को लीड करते हैं और लेकर चलते हैं, वो सोसाइटी को, वो यूथ को ये नहीं बता रहे कि आप बिल्कुल इस्तेमाल करें सोशल मीडिया, आप इसके थ्रू अर्न भी करें, बट कहीं ना कहीं एथिक्स मैटर करते हैं, सच मैटर करता है, आप खुद मैटर करते हैं सबसे ज्यादा। जिस दिन आप पहली बार कॉम्प्रोमाइज होंगे, आप बार बार कॉम्प्रोमाइज होंगे, आपको ना सच का पता चलेगा, ना आपको अपनी सेल्फ वर्थ का अंदाजा होगा। आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते जाएंगे, और जब आप इस्तेमाल होते जाएंगे तो आप अपना भी नुकसान करेंगे और दूसरों का भी नुकसान करेंगे। तो ना सियासत का फ़ायदा, ना जमहूरियत का फ़ायदा, ना आप अपना मुस्तकबिल बना पाएंगे। ये देखने और समझने की ज़रूरत है कि वो वे फॉरवर्ड किस तरीके से निकाला जा सकता है या निकल सकता है। ठीक है आयशा, असद आपसे एक सवाल है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट अभी 2024 आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि 3 अरब के लगभग जो लोग हैं वो अगले 2 सालों में इलेक्शंस में जाएंगे, और उसमें उन्होंने कहा है कि द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन मे अंडरमाइन द लेजिटिमेसी ऑफ न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। और ये वैसे इलेक्शंस के अंदर भी जो है ये वाली चीज़, इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन। डू यू थिंक कि इसका इस्तेमाल जो है वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ भी होगा, और इसके क्या नुकसानात हैं? या जिस तरह हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी बहुत है, प्रोज एंड कॉन्स तो हैं ही, तो वो अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप एक्सप्लेन आई करें। थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और आयशा ने इसको बड़े अच्छे तरीके से समराइज किया है। बट दो तीन चीज़ें मैं अगर क्विकली ऐड कर सकूं व्हाट आयशा वाज सेइंग। देखिए, सबसे पहले तो अच्छे और बुरे इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। नंबर एक, ये बात तो तय है कि जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पॉपुलर हुए हैं तब से पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जनरली फ्री एक्सप्रेशन का रिवाज बढ़ा है। जनरली जिन लोगों को स्पेस नहीं मिलती थी अपनी बात करने की डिजिटल स्पेसेस में, उनके पास ज़्यादा जगह है। टिकटॉक उसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। फॉर इंस्टेंस 2018 के इलेक्शंस में अगर आप देखें तो वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं थी शायद जो अब टिकटॉक ने प्रोवाइड किया है, राइट। और तकरीबन 40 मिलियन के करीब पाकिस्तान से सब्सक्राइबर्स हैं टिकटॉक के। और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लोग जो कि पहली दफ़ा शायद इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं, उनको ये मौका मिल रहा है सोशल मीडिया स्पेसेस में आने का। सेम गोज फॉर ट्विटर। बाकी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इनेबल किया है फ्री एक्सप्रेशन को, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन को एंड सो ऑन। अब दूसरी तरफ भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ ये है कि जो एक आपने मिस इन्फॉर्मेशन की बात की, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। जो ऑर्गेनाइज्ड डिस इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है अपना नैरेटिव देने के लिए, अपना नैरेटिव बनाने के लिए। ना सिर्फ ये, बल्कि अंग्रेजी में हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि नैरेटिव्स को वेपनाइज करने के लिए, यानी कि वो एक कॉल देने के लिए, जिसको हम अगेन मैं एक अंग्रेजी का एक कुछ थोड़ा वाहियात सा वर्ड है अगर मैं उसको इस्तेमाल कर लूँ, लेकिन उसका नाम यही है, उसको हम डॉग विस्लिंग कहते हैं। डॉग विस्लिंग ये होती है कि आप इस्तेमाल करते हैं एक नैरेटिव को वेपनाइज करके किसी पे हमला या किसी पे अटैक करवाने के लिए या किसी पे हेट क्रिएट कराने के लिए। और ये हम देखते हैं कॉन्स्टेंटली। आप विमेन जर्नलिस्ट फॉर इंस्टेंस, एनी वन हु इज़ इन मीडिया एंड अ वुमेन एंड ऑन ऑनलाइन स्पेसेस, मुझे उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये वाला जो एलिमेंट है ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर जब आप इस एलिमेंट को लेके आते हैं और आप इसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको नजर आता है कि 2016 के अमेरिकन इलेक्शन से लेकर 2018 के पाकिस्तान के इलेक्शंस, उसके बाद जो इंडिया में इलेक्शंस हुए और अभी मोस्ट रिसेंटली जो बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए, उसमें ऑर्गेनाइज्ड डिसइंफॉर्मेशन का बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल हुआ, सो टू स्पीक। और फिर जब आप उसमें नई टेक्नोलॉजीज ऐड करते हैं, मसलन आप उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई जनरेटिव कंटेंट ऐड करते हैं, जिसको आम जबान में हम डीप फेक कहते हैं, तो अगेन अगर मैं बांग्लादेश की एग्जांपल लूँ, उस पर मैंने लिखा भी है अभी रिसेंटली, तो आपको ये नजर आएगा कि एक बहुत बड़ा लेवल पे इस्तेमाल हुआ है एआई जनरेटिव कंटेंट का, वही नैरेटिव्स को वेपनाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए एंड सो ऑन। अच्छा, फिर इसमें जो एक और एलिमेंट है जिसकी हम परहैप्स ज़्यादा बात नहीं करते मीडिया स्पेस में, मैं वेरी क्विकली विद योर परमिशन उसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो रोल है प्लेटफॉर्म्स का वो क्या है। देखें, अगर आप ट्रेंड नोट करें, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो लोग इसको स्टडी करते हैं वो इसको देखें। अगर ये देखें कि जब से सोशल मीडिया पॉपुलर हुए हैं, फ्री एक्सप्रेशन तो बढ़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ बढ़ी है, और वो क्या है? पोलराइजेशन। और ये पोलराइजेशन किस तरह बढ़ रही है? क्योंकि जो एल्गोरिदम्स आयशा बात कर रही थी, वो एल्गोरिदम्स डिजाइंड ही ऐसे हैं कि आपको जो चीज़ चाहिए या आपको जो चीज़ पसंद है वो आपको नजर आएगी।
इसको अंग्रेजी में हम आम जबान में इसको एको चैम्बर कहते हैं। और ये एल्गोरिथम्स इंश्योर करते हैं, मसलन अगर आप या कोई भी हेटफुल कंटेंट कंज्यूम कर रहा है तो उसको हेटफुल कंटेंट ही दिखाएगा फेसबुक या टिकटॉक एंड सो ऑन, एंड सिमिलरली ऑन द वाइस वर्सा। अच्छा, 2020 में हमने इसका बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी, जो एंटी वैक्सर्स कम्युनिटी थी, फॉर इंस्टेंस कोविड जब वैक्सीन आई तो पूरी दुनिया में एक बहुत बहुत पॉपुलर ये नैरेटिव है कि वैक्सीन जो है वो नुकसानदेह हैं। तो हमने देखा कि किस तरह स्पेस मिली उनको इन्हीं एल्गोरिथम्स के थ्रू कि उनको वही कंटेंट नजर आया। सिमिलरली पॉलिटिकल डिबेट्स में भी यही काम हो रहा है कि आप जो हेटफुल का, तो इन दैट वे जो 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 पोलराइजेशन है उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है एल्गोरिथम्स का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि सारे एआई ड्रिवन है, तो ये बड़ा एलिमेंट है। और इसमें जो रोल है मुझे लगता है प्लेटफॉर्म्स का अपना, वो बहुत लिमिटेड है। मसलन फेसबुक और बाकी इदारे ये आपको सुनाएंगे, अगर आप उनसे बात करें कि आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान या पूरी दुनिया में इलेक्शंस के लिए, तो आपको कहेंगे हमने इतने इदारे फैक्ट चेक के बनाए हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन अगर आप उसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखेंगे और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको मैच करेंगे जो कि उनके पास होनी चाहिए, तो वो नहीं नजर आएगी आपको। मसलन फेसबुक पेपर्स, जिनको पता नहीं है, वो फेसबुक पेपर्स पैनामा पेपर्स टाइप एक रेवलेशन थी जो कि फेसबुक के अंदर से हुई थी। और मैं फेसबुक की एग्जांपल सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, सारे प्लेटफॉर्म्स पे लागू होती है। उसमें हमें पता लगा कि 95% महमिल जो एंटी मुस्लिम हेट स्पीच थी इंडिया में, वो रेगुलेट नहीं हो पा रही थी 95%। और ये एपी की खबर है जो उन्होंने पब्लिश की बेस्ड ऑन दीस इन्वेस्टिगेशंस। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जो हेट स्पीच है वो अनचेक्ड जा रही है। प्लेटफॉर्म्स उससे कमा रहे हैं ऑब्वियसली, बिकॉज दैट्स व्हाट दे डू, ट्रैफिक से वो पैसे कमाते हैं। और उसका नुकसान क्या हो रहा है ऑन द ग्राउंड एंड सो ऑन। मसलन जब यूएस के इलेक्शंस हो रहे थे तो हमने देखा एक बहुत बड़ा सर्च था डिसइंफॉर्मेशन का, और सारे प्लेटफॉर्म्स ने उससे कमाई की। और अल्टीमेटली फिर वो बाद में जो इन्वेस्टिगेशंस, रशियन इन्फ्लुएंस एंड सो ऑन, वो चला। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी डायनामिक्स को जब आप रख के देखें, तो अब टू आंसर योर क्वेश्चन इन अ वेरी शॉर्ट वे, तो मुझे लगता है कि शायद प्लेटफॉर्म्स का ज़्यादा नुकसान होगा बजाय इसके कि उसका सही इस्तेमाल हो इस पॉलिटिकल डिबेट में। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि एक हाइब्रिड रिजीम है और वेपनाइज हो चुके हैं नैरेटिव एंड सो ऑन। अभी इससे पहले वाले सेशन में भी हमने देखा कि पॉलिटिकल डिबेट्स आर नॉट इजी टू हैव। डिजिटल स्पेसेस में वायलेंस का जो आप ये कह लें कि जो जनरली लाइकलीहुड है वो बहुत ज़्यादा होता है एज अपोज टू फिजिकल स्पेसेस। वैसे शुरू करिए, हाँ चाहती है। Hello. Now it's okay. So I believe that social media actually gave life to dead democracy, but at the same time, right now, I believe that social media is used for everything else other than talking about democracy, the actual democracy. I mean, this is a reality. And when it comes to the fact that Asad was mentioning कि हमें वही चीज़ें नज़र आती हैं जो हम देखना चाहते हैं, मेरा ख्याल है हम आम ज़िंदगी में वही बातें करना चाहते हैं जो हमें पसंद आती हैं। एक जो हमारे अंदर एहतरामन एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करने का सिलसिला कार है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सो आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स फॉर इलेक्शंस ही, बिकॉज मैं रिपोर्ट करती हूँ, आई गेट द डाटा। सो आई हैव बीन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, देहातों में, शहरों में, इधर उधर हर जगह। सो देर इज़ अ ट्रेंड जो कि एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, कि आफ्टर ऑल दीज थिंग्स अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ रियलाइजिंग कि हमारी जो डायरेक्शन है वो बहुत तबाहकुन जो है हो चुकी है। और उसमें सबसे मेजर इशू ये है कि घरों में आपस में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कि आप मतलब इतनी बुरी तरह लड़े होते हैं कि यू नॉट रेडी टू सिट टुगेदर, टॉक ऑन एनीथिंग एल्स, और मतलब एक दूसरे के गले पड़े होते हैं। इन शॉर्ट जार्गन्स आप ये यूज़ कर सकते हैं। खाना नहीं खा रहे होते तुम तो, मतलब हम बिल्कुल उनको अपने एरिया से कहते हैं आउट हो जाओ। सो ये वाली जो एक डिबेट है, ये यंगस्टर्स में कहा यह जाता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये बहुत ज़्यादा इशू उनके अंदर क्रिएट हो रहा है। बट वाइस वर्सा, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग एंड टॉकिंग टू यूथ, अ लॉट ऑफ यूथ हैड दिस रियलाइजेशन कि ये गलत है। उनको इस बात का पता है कि ये गलत है। एंड एट द सेम टाइम जो हमारे मिडिल एज और थोड़े से ओल्ड एज लोग हैं, क्योंकि उनके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी ज़रा देर से आती है, और फिर वो एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए तो वो जाती देर से है। बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं उसकी। सो आई बिलीव कि वो ज़्यादा तैयार नहीं है इन चीज़ों को सुनने के लिए। सो जो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट और डिबेट का और पोलराइजेशन है,
वो सोशल मीडिया पर ही नहीं है, वो हमारी एक्चुअल लाइफ में भी है. अदर देन दैट जो सोशल मीडिया है, इसका प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने इसको एकदम से इंट्रोड्यूस कराया, पॉलिटिकली इंट्रोड्यूस कराया. हमने फिफ्थ वॉर जनरेशन शुरू कर दी, हमने ये डॉग विसल्स जो हैं वो शुरू कर दिए, हमने डिसइंफॉर्मेशन हमारी यूथ के लिए एंड इंक्लूडिंग फॉर आवर ओन सेल्व्स वाज अ न्यू टेक्नोलॉजी. हमें मतलब एज एन एक्सपर्ट या हम जो काम कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता जो कि हमें पता चलता है जब हम वी गेट हैंड्स ऑन देम. प्रॉब्लम ये है कि गांव में बैठा हुआ शख्स जो है या जो डायरेक्शन लेस बंदा एक यूथ है या कोई और शख्स है जिसके पास बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की अवेयरनेस नहीं है दैट हाउ इट वर्क्स, हाउ इंटेलिजेंस वर्क्स, हाउ ये डीप फेक वर्क्स, उनके लिए बिल्कुल जो है आप कह सकते हैं कि एक नई चीज़ें हैं और वो उनको पता भी नहीं है कि दे आर बीइंग यूटिलाइज्ड. सो फॉर दैट रीज़न जो आप बात कर रही हैं कि सोशल मीडिया का किरदार पॉलिटिक्स में किस हद तक है, आई बिलीव कि सिर्फ इतना ही चेंज हुआ है कि पहले जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस, आई रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू वर्क या हम इलेक्शंस कवर करते थे तो दे हैव गॉट अ स्पेसिफिक बजट जो कि उन्होंने मार्केटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देना होता था. वो स्पेसिफिक बजट जो है वो अब सोशल मीडिया को वो देते हैं. सो वो एक डिफरेंस है, और डिफरेंस भी नहीं है एज इन के बजट की शिफ्टिंग ही है. अब ये है कि मोर प्राइवेट पीपल आर एक्चुअली मेकिंग मनी अदर देन द सेट ऑफ मीडिया. सो पहले तो वो बड़ा एक क्लोज सर्कल में पैसे घूमते थे जो मार्केटिंग के आते थे, बट अब ये है कि बहुत सारे यंगस्टर्स ने अपनी कंपनीज बना ली हैं एंड पीपल आर कमिंग टू देम गिविंग देम मनी कि आप हमारी मार्केटिंग करें. अब वो जो यंगस्टर्स भी हैं वो भी डायरेक्शन लेस मार्केटिंग करते हैं और बस सिर्फ लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है. सो दिस इज़ हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया. और जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात है तो अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी वर्ड sounds very familiar, but unfortunately democracy word doesn't mean anything right now, and I think it's not new, it's been happening for a very long time. मसला सिर्फ ये है कि हमारी मेमोरी बहुत छोटी है. हम लोग करीब की चीज़ें याद रखते हैं, पिछली चीज़ें याद नहीं रखना पसंद करते. ये जो आपने तारुफ बात की लड़ाइयों की और ये व्हाट्सएप ग्रुप्स फैमिली और ये, तो मुझे याद है हमारी अपनी फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप था, मेरी खालाएं, अम्मी, कजन्स वगैरह. तो मैंने उसको म्यूट करके आर्काइव कर दिया. मैंने कहा जी मैं बात नहीं कर सकती, मैं श्योर आर्ग्यू बहुत कर ही सारे नहीं लोगों ने सकती. लेफ्ट भी किया होगा बड़ी नहीं, दफा. मैंने यूजुअली मैं छोड़ देती थी, फिर वो मना के वापस लेते. तो मैंने कहा इसदा छोड़ना नहीं, इसदा मैंने लिखना ही नहीं कुछ, क्योंकि लड़ाई हो जाती है. तो ये है हमारे घरों के अंदर. ये जो आयशा बात हो रही है ये पोलराइजेशन की, ये वाकई हमारे घरों, हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर, हमारे कॉलीग्स के साथ ये जो इनटॉलरेंस बढ़ गई है. पहले भी सियासत होती थी, लेकिन सियासी जमातों के लोग आपस में, और वो अभी भी दोस्त होते हैं, मतलब जिस तरीके से वो इकट्ठे, हम तो जाहिर बात है जर्नलिस्ट हैं, हम उनको, मैं तो वो शो भी एक प्रोड्यूस करती होती थी खबर के पीछे. 3 डिफरेंट पार्टीज़ के लोग थे, फवाद, मुसद्दिक, मुस्तफ़ा. लेकिन उनकी दोस्तियाँ भी होती हैं, लेकिन लोगों की दुश्मनियाँ बन जाती हैं. हालांकि ये सियासतदान आपस में दोस्त होते हैं. तो ये जो चीज़ है, ये जो पोलराइजेशन है, ये जो इनटॉलरेंस है, जो बदतमीज़ी है, आप देखिए अभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हुआ. उससे पहले हमने पिछले साल मैरियट में रमज़ान में देखा था एक पूरा वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो एक चीज़ हुई थी. फिर लंदन की सड़कों पे तो हम बहुत ही ये चीज़ें देखते हैं. तो ये जो सब कुछ है, इसको हम किस तरीके से, क्योंकि ख़ास तौर पे हमारे जो यंगस्टर्स हैं, इन लोगों की जो आपने बात की कि हिस्ट्री, हम रीसेंट हिस्ट्री याद रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में माजी करीब की वजह नहीं, शायद ये एक पॉलिटिकल जमात ने यही है कि उनसे ही सब कुछ शुरू होता है और उन्हीं पर ख़त्म होता है. तो अगर उनके साथ हो रहा है तो ये पहली बार हो रहा है, दूसरों के साथ तो कभी हुआ नहीं. शायद एक ये भी वजह है कि लोगों को वो ये नहीं कि भूल जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने ही हद तक चीज़ें याद रखना चाहते हैं. तो इसको, इंटॉलरेंस को और ये सारी चीज़ों को यूथ को ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारा इतना बड़ा यूथ बल्ज है, तो हम कैसे चेंज करें, हम कैसे वापस जमहूरी इक़दार, सिविलिटी की तरफ वापस हम कैसे सिविल हो एक दूसरे से. मैं अमर आगे बढ़ने से पहले इसके ऊपर आते हैं. ये जो हमारी बहुत ज़्यादा डिवीज़न हमारे दरमियान है, 2 बातें यहाँ पे हुई जिनको मैं एड्रेस करना चाहूँगी. एक तो बात हो रही थी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़. इसी गुफ्तगू के दौरान मेरे जहन में आया, हम इतना सॉफ्टली बात कर देते हैं, वो एक झूठ होता है जिसको फैलाया जाता है. वो कई लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर करता है, कई ज़िंदगियों का नुकसान करता है, लोगों के फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं और बहुत कुछ होता है. बट हम उसको सोशल मीडिया पे लेके ऐसे ट्रीट करते हैं कि हम मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़. अब आप देखें तीनों अल्फाज में न्यूज़ का लफ्ज़ है, इन्फॉर्मेशन का लफ्ज़ मौजूद है. हम कहीं ना कहीं उसको साथ कैरी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के साथ मिस इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ के साथ फेक न्यूज़. मगर हम उसको इस संजीदगी से झूठ या लाए नहीं कहते कि ये झूठ है
ये झूठ कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है, इसका मकसद क्या है, क्योंकि झूठ तो नुकसानदेह है, चाहे वो कोई फैला रहा है या किसी के खिलाफ फैला रहा है। मगर सोसाइटी को ये बताया और सिखाया नहीं जा रहा कि झूठ को रोकना कैसे है, झूठ के आगे फैक्ट्स खड़े करने हैं, और वो यूथ ने करने हैं कहीं ना कहीं, ना कि झूठ फैलाने के लिए टूल बनना है। एक बात। दूसरी बात तरह ने की अभी थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए मेरा अपना थोड़ा एक्सपीरियंस के, अभी जब हम ये बात कर रहे थे कि वर्चुअल वर्ल्ड आपको वहीं घुमाती है जो आप देखना चाहते हैं। मैं जिस तरह का कंटेंट देखना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, वो मेरी तमाम सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू मेरे तक वही चीज़ें आएंगी। मेरे लाइक्स डिसलाइक्स वो उसके हिसाब से बना रहा है। हमारी जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, माजरत के साथ जो हमारा यूथ है उससे बहुत ज़्यादा कट रहा है। सोशल मीडिया क्योंकि अर्निंग भी दे रहा है, नए रास्ते भी खोल रहा है, फ्रेंडशिप्स भी बना रहा है, आपको एक नई चार्मिंग वर्ल्ड में लेके जाता है, जहाँ पर आप फिजिकल जिस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ असल में प्रॉब्लम्स हैं। सुबह उठें, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, गैस का मसला है, कोई रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम है, आप उससे कट जाते हैं, आप उसमें जाते हैं। जिसको दिल चाहा एनोनिमस होके किसी को गाली दी, किसी को चार सुनाई, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे तनकीद की, किसी के खिलाफ झूठ बोला, दिल की तसल्ली हो गई, गुस्सा कहीं और का था, निकाल कर कहीं और आ गए। ऐसा नहीं है। आप लोग अपने सोशल मीडिया को कुछ दिन बंद करके देखें, आप सिर्फ अपने टेलीफोन को 4 दिन के लिए बंद करें, आप जहनी तौर पर सेहतमंद होंगे। क्योंकि आप जिस एको चैम्बर में घूम रहे हैं, आप वहाँ वही कुछ अपने आप को कमरे में बंद करें। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है? किसी को सजा देनी हो तो आप तन्हाई में बंद कर दें, वहाँ वही घूमेगा सारी देर। हम अपने आप को शायद टॉर्चर कर रहे हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया से। आप बिल्कुल अन करें, इसके ज़रिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जहाँ आप अपने लिए मसला और दूसरों के लिए मसला बन रहे हैं, वहाँ सीरियसली कुछ गलत है। या तो आप कुछ गलत सीख रहे हैं या कुछ गलत स्प्रेड कर रहे हैं। जो अभी हम बात कर रहे हैं कि माशरा सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज़ से हम जहाँ खड़े हैं, जिस तकसीम का हम शिकार हैं, ये क्यों हो रहा है? इससे निकलना, कोई एक कहकर कि हम निकल जाएंगे, कोई एक सोच ले कि हम निकल जाएंगे, ऐसे अब मुमकिन नहीं है। अभी बात हुई कि हमने तो अब डॉग विस्लिंग की जो बात हो रही कि आप कैंपेन्स रन कर रहे हैं एक एजेंडा और एक बात के लिए, समटाइम्स किसी एक शख्स को टारगेट करने के लिए आप इतना हेट स्प्रेड कर रहे हैं, तो बिलीव करें कि जितना आप स्प्रेड जो करेंगे वो रिटर्न होगा आपकी तरफ। पानी की बोतल में अगर पानी है तो पानी ही निकलेगा। आपको कोई देख नहीं पा रहा, आपने गलत तस्वीर या गलत नाम लिखकर सोशल मीडिया पे जो डाला, आप जो डाल रहे हैं वो आप हैं, वो आपके अंदर है। अगर वो हेट है, वो वायलेंस है, तो आप वही डाल रहे हैं। और इस यकीन को याद रखें अपने साथ कि ये रिटर्न होगा वापस आपकी तरफ। ये समझाने की ज़रूरत है यूथ को, ये लर्न करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि शायद कोई देख नहीं रहा, कोई आप तक अप्रोच नहीं कर पाएगा। कितनी यूथ अभी पिछले, मैं उस वाक़े पे जाना तो नहीं चाहती, मगर 9 मई ऑनवर्ड्स बेतहाशा यूथ, शायद किसी ने कभी तफरी में कुछ लिखा हो, किसी और वजह से लिखा हो, मगर वो ज़रूर कहीं ना कहीं उस स्क्रूटनी के अंदर आ गए होंगे। आपके सोशल मीडिया पे लिखा एक जुमला, कोई एक लाफ्टर गलत जगह पर दी गई कोई एक बात ने आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल सकती। तो अपने फुटप्रिंट्स को वॉच करें। आप जब सोशल मीडिया पे हों, आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस मकसद के लिए कर रहे हैं, आपका मकसद वाज़ेह होना चाहिए। अगर मकसद ठीक है तो आपकी डायरेक्शन भी ठीक होगी और आपकी मंजिल भी आपके सामने होगी। जब आप ये कहते हैं ना सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड हो गई है, क्यों पोलराइज्ड हो गई है? आप जिसको फॉलो करें देखें कि क्या वो सोसाइटी को कोई तामीरी अप्रोच दे रहा है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं, मेरा नुक्ता नज़र दुरुस्त है, बाकी सब गलत हैं। ये मुमकिन नहीं है। हमारे मुल्क में हम एक डाइवर्स सोसाइटी हैं, कई ज़ुबानें बोली जाती हैं। सिर्फ पंजाब में कई तरह का कल्चर है, सिंध के अंदर कई तरह का कल्चर है, बलोचिस्तान में बलोची पठान कल्चर है, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, फिर KPK के अंदर हम कितनी डाइवर्सिफाइड किस्म की सोसाइटी, कितनी तरह की ज़बानें बोली जाती हैं। सो हम इतनी तकसीम के साथ इतने साल इकट्ठे रहे, तो सोशल मीडिया के 10-15 साल के हमें इतना तकसीम कर सकते हैं कि आप रिश्तेदार ऐप से निकल जाएं, एक दूसरे के साथ बैठ ना सकें, हम खाना नहीं खा सकते, बात नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कहीं हम गलत हुए हैं, हमारे सोचने का अंदाज गलत है। हमें जो लीड कर रहा है वो हमें दुरुस्त सिमत नहीं दिखा रहा है। वो क्यों नहीं दिखा रहा है? क्या वो माशरा बनाने की बात कर रहा है या माशरे को तकसीम करने की बात कर रहा है? माशरे तामीर से बनते हैं, नफ़रत फैलाने से, पुरतशद्दुद गुफ्तगू से, गाली देने से, किसी को नीचा दिखाने से, किसी पे हंसने से, तकसीम की बात करने से माशरा नहीं बनता। डेमोक्रेसी नहीं जाती, आगे को बढ़ती है, बर्दाश्त से बढ़ती है। एक हम यहाँ पे अगर 100 लोग बैठे हैं, 50 बैठे हैं, कोई सवाल करे, कोई जवाब दे, बट हम रिस्पेक्टफुली एक दूसरे की बात सुने, तनकीद भी करें तो इज़्ज़त एहतराम से करें। ये वे फॉरवर्ड है, ये थिंकिंग है। ये आपको बताती है कि कल मैंने ये सोचा, शायद वो थॉट सही ना, आज मैं किसी को मिला, उससे बात हुई, उसने ये बात बताई,
ये बेहतर तरीका है सोचने का। सो ये हमारी यूथ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ना कॉलेजेस में है ना यूनिवर्सिटीज़ में है। वहाँ जो उनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस थी, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बंद कर दी गई आज से 30-40 साल पहले ज़िया दौर में। सो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। आपको लीडर ना बनाए नहीं जाते। हमारे यहाँ ये सोच है, शायद इंक्यूबेटर्स में डालकर आप लीडर बना के निकाल के कौम को देंगे, कौम पीछे एक लाइन बना लेगी। वैसे ऐसा नहीं तारीख होता तो है। यही बताती है हमारी। दिस इज रॉन्ग वे ना, ये यूथ के पढ़ने और सोचने की बात है। आप देखें, आप सोचें कि लीडर ऐसे नहीं होते कि किसी ने कहा कि फलां लीडर है, पीछे लाइन बनाओ वो लीडर हो जाएगा। ऐसे लीडर नहीं होते। लीडर वक्त के साथ बनते हैं। लीडर वो होता है जो अपने हलके से, अपनी गली से, अपने मोहल्ले से, अपने काउंसिल से, अपने जिले से, अपने सूबे से इस्लामाबाद तक जाए तो आपके हलके के लिए काम करेगा, जिसको इस तकलीफ का एहसास होगा, जो बताएगा कि तामीर किया है। पोलराइजेशन में हिस्सा हम सब डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं निकलने का तरीका एक ही है कि एक एक कदम पीछे हो जाएं और सही सिमत में देखें कि हम कितना दुरुस्त हैं और कितना गलत है, तो वे फॉरवर्ड मिल सकता है सबको। असद, ये जो थैंक यू आयशा, फेक न्यूज़ की बात की अभी, जैसे हम डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, हम देखते हैं कि एक कोई जो या सहाफ़ी या वीलॉगर्स या इस तरह जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, वो एक ट्वीट करते हैं फेक न्यूज़। उन्हें शायद मालूम भी होता है, लोग बता भी रहे होते हैं फेक न्यूज़ है ये गलत आप, लेकिन वो एक एक दिन लगी रहती है। जब उसकी मिलियंस में रीच हो जाती है तो उसके बाद या चुपके से डिलीट करते थे, कई दफ़ा तो खैर डिलीट भी नहीं करते, लेकिन माफ़ी या करेक्शन या कोई चीज़ नहीं होती क्योंकि वो फैल जाती है। तो इस तरह के हालात में, क्योंकि आपसे भी एक दफ़ा इस पर बात हुई थी कि हम फेक न्यूज़ को कितना काउंटर कर सकते हैं, प्रीएम्प्टिवली भी कितना कर सकते हैं, जब उसकी वो फैलाव इतना बढ़ जाता है कि वो हर एक के व्हाट्सएप पे होता है, वो हर एक के सोशल मीडिया पे होता है। तो इसका क्या किया जाए? मैम, आपको पता है कि ये जो सवाल आपने किया है इसका जवाब कितना लंबा हो सकता है, तो मैं सिर्फ 2-3 मिनट में इसको समराइज, हाँ 2-3 मिनट में सिर्फ बहुत कोशिश करूंगा इसको समराइज करूं। सो देखें, फेक न्यूज़ क्यों फैलती है, उसके पीछे पूरी एक साइंस है जो अगेन जिसकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इट्स बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट। सो हियर्स द थिंग, एल्गोरिदम आपको वो चीज़ें क्यों दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। क्या वजह है उसकी वजह यह है कि आपका ह्यूमन जो आपका दिमाग है वो इस तरह से वायर्ड है कि जब आपको कोई आपकी पसंद की चीज़ मिलती है, जब कोई आपकी तारीफ करता है, आपको जब लाइक्स मिलती हैं आपकी तस्वीरों पे, तो आपके दिमाग में एक न्यूरोकेमिकल रिलीज होता है जिसको हम डोपामीन कहते हैं, राइट। आपके दिमाग को खुशी का एहसास होता है, ये इंडोर्समेंट का एलिमेंट है। अगर मैं थोड़ा सा अगेन अंग्रेजी का इस्तेमाल कर सकूं, तो जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने इस प्रोसेस को ड्रगिफाई कर दिया है। सो जो खबरें फैलती हैं वो इस वजह से फैलती हैं क्योंकि आप उस पर यकीन करना चाहते हैं। अगर आपके पॉलिटिकल लीडर के बारे में कोई अच्छी बात होगी और या गलत बात होगी फॉर दैट मैटर, तो जो लोग उसको देखेंगे वो बेसिकली उससे इंडोर्समेंट हासिल कर रहे होंगे, उससे खुश हो रहे होंगे एंड सो ऑन। और यही मैम जो आपने बात की ना यूट्यूब का, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत सारे पॉलिटिकल यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स कोट एंड कोट शायद ऐसे भी होंगे जो कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिसके बारे में वो कॉन्स्टेंटली बात कर रहे होंगे, शायद उस पर बिलीव नहीं करते होंगे, लेकिन the reason they are probably doing it is because they are getting traffic out of it. They are serving a certain amount of community and viewers. और वो viewers क्यों देख रहे हैं? Because उनको endorsement मिल रही है। जब वो endorsement मिलती है, जब वो social media पे अपनी पसंद की चीज़ देखते हैं, तो वो खुश होते हैं। And this is what we call drugification of information. And this is exactly what is happening. अच्छा, अब आपने जो सवाल किया कि इसको रोका किस तरह जाए, ये बहुत बड़ी एक philosophical debate हो सकती है, but again, to summarize, देखें 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, मुझे लगता है जो आसान तरीन और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीन तरीका है वो ये है कि आप इंफॉर्मेशन लिटरेसी को बढ़ाना शुरू करें। सही है। अब इंफॉर्मेशन लिटरेसी वो चीज़ है जहाँ पे आप बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी क्या है, ये यू नो इंफॉर्मेशन से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या सोर्सेज पे आपने बिलीव करना है, सो ऑन। उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल मिलती है कोविड के दौरान। गवर्नमेंट ने भी, WHO ने, UN के इदारों ने, मीडिया ने, इनफैक्ट सब ने मिलके ये काम करना शुरू किया था और हमने इस पर बहुत रिसर्च की महमल। और आप यकीन करें कि हमने कोविड से पहले जब डेटा इकट्ठा किया मीडिया की क्रेडिबिलिटी का, तो वो नीचे था। कोविड के दौरान जब हमने मीडिया क्रेडिबिलिटी का डेटा इकट्ठा किया तो वो 65% पे था। 65% लोगों ने ये कहा कि वो मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे पूरा इत्मीनाद करते हैं इंफॉर्मेशन का कोविड के दौरान। और कोविड के बाद जब हमने रिसर्च की तो वो वापस आ गया 30-40 पे। ये फिनोमिना अगर हम समझने की कोशिश करें तो वही एग्जैक्टली बात है कि जब आप क्रेडिबिलिटी वाला काम और उसको आप ड्रगिफिकेशन जो मैं बात कर रहा हूँ उससे डॉट्स जोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको चीज़ें नजर। तो मैं बात कर रहा था इंफॉर्मेशन लिटरेसी।
अब ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो गवर्नमेंट हैं और ईसीपी जैसे इदारे हैं वो इस बात पे थोड़ा सा काम करना शुरू करें। मसलन आपने देखा होगा कि ईसीपी ने कोई कैंपेन इस दफ़ा चलाने की कोशिश नहीं की कि सच्ची खबर क्या, झूठी खबर क्या, एंड सो ऑन, जो कि मेरा ख्याल है उनको करना चाहिए था। जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको ये काम करना चाहिए था, नंबर एक। नंबर दो, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल काम यहाँ पे इसलिए है क्योंकि मीडिया यूजुअली पोस्ट बंकिंग कर रहा होता है। पोस्ट बंकिंग का मतलब ये है कि आप यूजुअली फैक्ट चेकिंग कर रहे होते हैं। मसलन औरत मार्च की खबर चली, वीडियो चली जिसपे फेक सबटाइटल्स थे, उन पे पूरी 3 दिन कैंपेन चली, सब कुछ हो गया। 3 दिन के बाद फिर इदारे आए, अच्छा ये तो खबर जो थी, ये तो वीडियो थी, ये फेक थी। एंड दैट्स व्हाट वी ट्रेडिशनल फैक्ट चेक्स ये काम करते हैं। तो ये वाला काम जब तक खत्म नहीं होगा और पोस्ट बंकिंग जो है वो प्री बंकिंग में कन्वर्ट नहीं होगी मीडिया के इदारों के अंदर, तब तक मुझे लगता है कि हम यही सवाल जवाब करते रहेंगे कि कैसे रोक सकते हैं एंड सो ऑन। तरुप, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एज अ रिपोर्टर डू यू फील कि समटाइम्स, क्योंकि ऑनलाइन हम सोशल मीडिया की क्योंकि बहुत बात करें, जमहूरियत की बात करें, यूथ की बात करें, तो ऑनलाइन जो एक हेट या वायलेंस, ऑनलाइन वायलेंस, क्या आपको लगता है कि वो ऑफलाइन वायलेंस में भी ट्रांसलेट हो सकती है और या नहीं? और यूथ जो है वो जिस तरह या कोई डिफरेंस है कि यानी कि जो एनोनिमिटी के पीछे वो जो लोग हैं मतलब जो भी फेक अकाउंट्स बनाकर वो आपको अगर गाली दे रहे हैं तो जब आपको मिलेंगे तो उस तरीके से नहीं, ये कोई आप इसमें डिफरेंस देखती हैं? आई बिलीव नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। आपका बिल्कुल जो सोशल मीडिया पे व्हाट यू आर गोइंग थ्रू यू गेट इनटू रियल लाइफ एज वेल। आई रिमेंबर रिसेंटली आई हैव बीन ट्रैवलिंग बैक टू पाकिस्तान विद नवाज शरीफ, एंड बहुत सारे लोगों ने, सोशल मीडिया पे तो गालियाँ पड़ती हैं, वो तो हम मतलब इम्यून हो गए हैं एज अ जर्नलिस्ट, बट मुझे कैटेगोरिकली ऑन माई फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप, जान पहचान के बहुत अच्छे लोगों ने बाकायदा फ़ोन करके गालियाँ दी कि मतलब हाउ डेयर यू ट्रैवलिंग विद दिस पर्सन। आई मीन यू नीड टू रियलाइज आई एम अ जर्नलिस्ट एंड इट्स माई जॉब। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर मैंने ट्रैवल करना है मैं वेकेशंस पे जा सकती हूँ। सो यू नो देन आई हैड टू काउंटर इट कि भाई I have been staying actually in front of their houses for like 1.5 years. आई मीन तब तो आपने मुझे फ़ोन करके नहीं कहा था कि आप यहाँ पे क्यों दिन रात बैठी रहती हैं, ठंडी गर्मी सर्द मार पीट क्यों खा रही हैं आप, तो आप जाएं अपने घर जाके बच्चे संभालें और अपने घर बार को देखें। तो दिस इज़ अ रियलिटी एंड आई बिलीव के क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट किस्म की डोमेन की ख़बरें कवर करती हूँ, सो जो हेट आपको सोशल मीडिया पे मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म एंड देन रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म पे भी आती हैं, बट वो सोशल मीडिया पे तो पढ़ती हैं, बट एक्चुअली रिसेंटली देयर वाज एन इंसिडेंट, आई वाज ट्रैवलिंग एंड वर्किंग ऑन अ स्टोरी एंड आई डोंट नो हाउ बड़ी कोई तरीके से मेरे उन तक पहुंचा कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस सर्टन एरिया, so we're like 4 people and they came with like knives and all that. I was like what is happening? So वो एक्सट्रीमिज़म जो आपको सोशल मीडिया पे लगती है और आप कहते हैं कि यार ये शायद कोई एक ही बंदा है जो फेक बन के ये काम कर रहा है, बट इन रियल लाइफ यू गेट टू नो दीज कैरेक्टर्स, आपके साथ उनका इंटरेक्शन होता है। और जहाँ तक रही बात इस चीज़ की कि इनको रोका कैसे जा सकता है, किस तरह से हो सकता है, आई बिलीव कि हमारी जो इस टाइम डेमोग्राफिक्स हैं उसमें यूथ का बहुत बड़ी परसेंटेज है, और अभी हमारी जितनी यूथ है उसके पास क्या प्लान है? सिर्फ एक एस्केप प्लान है और कोई प्लान नहीं। आई मीन एवरी थर्ड पर्सन वांट्स टू लीव दिस कंट्री, दे डोंट वांट टू स्टे। उनको वीज़े चाहिए, वो बाहर जाना चाहते हैं, रेमिटेंसेस लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते, ये उनकी अपनी मर्जी है, बट दे बिलीव कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, उनके घर वालों का सिक्योर हो जाएगा, दिस इज़ देयर अल्टीमेट प्लान। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल लिटरेसी नहीं है, और हम लोग हमेशा क्या करते हैं, वी ऑलवेज गो फॉर लेसर ईवल। हमारी पॉलिटिक्स का ये एक रहा है, आइदर वी आर पॉलिटिकल ड्यू टू ग्रीड और वी आर पॉलिटिकल ड्यू टू सम काइंड ऑफ मोटिवेशन, और बिकॉज ऑफ यही जो बात कर रहे थे कि उनके जो रिलीज़ होते हैं केमिकल्स बॉडी में, ड्यू टू दैट, क्योंकि हम खुद पसंद भी हैं, हम खुद पसंद नेशन भी हैं। सो हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम खुद पसंदी से नहीं निकलते हैं। और आपने एक पूरी जो इतनी बड़ी डेमोग्राफिक है, आपकी जो यूथ है, 2 दहाइयों से आपने उनको उनकी तारीख या तो पढ़ने नहीं दी, अगर पढ़ने दी है तो डिस्टॉर्टेड पढ़ाई है, और अगर डिस्टॉर्टेड पढ़ाई है तो आपने कोशिश की है कि पॉलिटिकल डिबेट भी मत हो,
और अगर हो तो वो इस तरह से हो कि आप एक दूसरे के गले पड़े हों। सो जब ये आपने कंडीशंस पिछली 2 दहाइयों से डेवलप की हुई हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह से चीज़ें तब्दील हो जाएंगी? चीज़ें, आई डोंट सी थिंग्स गेटिंग चेंज्ड until and unless you don't come on the same page, though it's a very controversial terminology, on the same page, but youth really needs to come on the same page, क्योंकि उसके बगैर आई बिलीव कि ये डेमोक्रेसी, यूथ, सोशल मीडिया एंड escape plans एंड एवरीथिंग इज़ यूजलेस until एंड अनलेस आप लोग एक चीज़ रियलाइज़ नहीं करेंगे कि मतलब हो क्या रहा है हमारे साथ, और जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, वो अपने साथ तो कर ही रहे हैं, बिकॉज यू नो उनको भी खुद आई थिंक रियलाइजेशन अभी तक नहीं हुई पिछले 70 सालों में। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी जल्दी अच्छाई आप तक पहुंचेगी जब तक आप लोग खुद कुछ नहीं करेंगे? सो ये आई थिंक कि पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल लिटरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे पास 15 मिनट है, तो मैं चाहूँगी कि एक्चुअली अगर कोई सवालात हैं, सवालात के ज़रा रूल्स मैं बता दूँ। आप अपना नाम बताएं, किस पैनलिस्ट से सवाल है, और सवाल करें, कमेंट ना दें, या और बदतमीज़ी नहीं कोई करेगा किसी से भी, कोई पर्सनल नहीं होगा। थैंक यू। आप खड़े होके अगर वैसे ही कर ले, माइक चल रहा है या नहीं, उधर उधर अच्छा, ओके। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और तारुक बलूचिस्तान से है। तो मेरा क्वेश्चन भी रिलेटेड टू बलूचिस्तान है। जिस तरह डेमोक्रेसी की बात की गई, मीडिया हाउसेस की बात की गई, जिस हद तक मीडिया हाउसेस में एक रेगुलेशंस के थ्रू उन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो तो फिर भी समझ आती हैं, लेकिन मीडिया पर्सनस जो हैं, एंकर्स हैं, उनके रोल पे भी कई सवाल आ जाते हैं। तो उस हवाले से अगर कोई डिस्कशन हो, मेरे ख्याल से अगर रिप्लाई हो, क्योंकि अभी करंटली जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स है, डिसअपीयरेंसेस पे इस्लामाबाद में जो बलूचिस्तान से आई हुई जो मार्च है, वो पिछले 25 दिनों से वहाँ पे बैठी हुई है, तो उसको भी कोई खातिर ख्वाह जो है वो कवरेज नहीं दी जा रही। हालांकि फ्रांस के 24 न्यूज़ में भी दी है, BBC इंटरनेशनल में भी दी है, ग्रेटा थनबर्ग ने भी ट्वीट की उस हवाले से, लेकिन यहाँ पर किसी को पता नहीं है। तो ये एक तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्यों एंकर पर्सन इस चीज़ के बारे में आगे नहीं आ रहे हैं? हामिद मीर साहब जाते हैं वहाँ प्रोग्राम करते हैं, मतीउल्लाह जान साहब जाते हैं करते हैं, लेकिन आम जो एक एंकर पर्सन है वो वहाँ नहीं जाते। उनके क्या, उन पर भी रेगुलेशंस उसी तरह लागू हैं, या उनके अपने जो है वो बायसनेस है उनको नहीं जाने दे रही? थैंक यू। और कोई सवाल? एक ही रहे, 2-3 सवाल इकट्ठे ले लेंगे ताकि मेरा नाम आयशा है और मुझे किसी एक से नहीं, एक जनरल क्वेश्चन है कि देखिए वो तरबियत जिससे आपने ये जो लाइक बटन है या जो भी है, उसकी वजह से हमारे अंदर इतनी इंटॉलरेंस आ गई है कि आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया कि आप ट्रैवल कर रही थी और आपको अगलों ने फ़ोन करके किस्सा सिर्फ सुनाई, और इसी तरीके से जब हम कोई करते हैं चीज़ तो उसकी आगे से हमें जो मिलती है वो जो हमारा रैपिड रिस्पॉन्स है, उसके अंदर रहते हुए मतलब इसी तरीके से जो सोशल मीडिया हम इससे हम डिस्कनेक्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन वो तरबियत कैसे की जाए लोगों की कि वो लोग ये इस चीज़ को ये समझें कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो उसके साथ ही फेक न्यूज़ और ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। तो उस तरबियत का किसी ने या हो रही है या नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी लेवल पे हो रही है। किसी की भी तरबियत, चाहे यंगस्टर्स हों चाहे बड़े लोग हों एज के। कोई और इस पे अगर एक तो बलोचिस्तान। अच्छा देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा बात कर लूँ अगर एक मिनट के अंदर। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने बारे में सेल्फ क्रिटिकल तो हों, लेकिन ओवरली क्रिटिकल ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया की ये जो जिन इल्स की हम बात कर रहे हैं ना जी, ये पूरी दुनिया में है। मसलन अगर ये ना होते तो कैपिटल हिल पे हमला ना होता, यूएस में क्यूनॉन जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो मशहूर ना होते, जो वाइट सुपरमिस्ट हैं उनको इंटरनेट पे जगह ना मिलती, उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वहाँ पे ना होती, वो जो सारा रेसिज्म, इस्लामोफोबिया एंड बाकी चीज़ें चलती हैं सोशल मीडिया पे, वो ना चल रही होती। इंडिया में आपको अगर मैं फिगर दे सकूँ, मेरे ख्याल से 30 के करीब लिंचिंग हुई है सिर्फ 2 साल में सोशल मीडिया की रूमर्स की वजह से। तो ये हम सिर्फ पाकिस्तान की या अपनी तरबियत की हमारी खामी नहीं है, वो भी होगी, लेकिन ये जो फिनोमेना है ये इट्स अ ग्लोबल यूनिवर्सल फिनोमेना जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल फिर ये होना चाहिए कि देखिए रेगुलेशन तो हमने देख ली कि किस किस्म की होती है। पैका 2016 में आया, फिर सोशल मीडिया रूल्स, और फिर पैका ऑर्डिनेंस एंड सो ऑन। मैं चलता रहूँगा शाम तक उस पर, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन अगर हमने करनी है तो वो किस किस्म की होगी और किस तरह इफेक्टिव होगी, आई थिंक जो आयशा और तरह बात कर रही थी, ये सवाल है।
दोनों सवाल थे। अच्छा, एक तो रेगुलेशंस के ऊपर बात करें, बिल्कुल रेगुलेशंस होती हैं किसी हद तक की, चैनल्स के पास भी उस मुतालिक इन्फॉर्मेशन होती है। अगर वो कुछ स्टेट के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिन पे वो समझते हैं कि आप इस हद से आगे नहीं जा सकते, आपके पास फैक्ट चेक मौजूद नहीं है, तो मौजूद होता है। अगर एंकर्स की बात कर ली जाए तो वो प्रायोरिटी वाइज एंकर्स, अगर कोई इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनकी डोमेन में कोई चीज़ आ रही है नहीं आ रही, उनका चैनल कितना अलाउ कर रहा है, मेरा ख्याल ये चीज़ें हर जगह की और हर शख्स या प्रोग्राम के हिसाब से इंडिविजुअली हैंडल होती हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई एक शख्स कर रहा है तो पीछे सारे वही काम कर रहे होंगे। प्रोग्राम टू प्रोग्राम और होस्ट टू होस्ट या एंकर टू एंकर, इट्स एंकर, ये डिफरेंट है कि वो उसको इशू को किस तरीके से हैंडल कर रहे होंगे। इतनी कोई पाबंदी किसी बात पे नहीं है कि फलां चीज़ कोई दिखा ही नहीं रहा होगा, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिस्टेंस है। मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट नहीं, अभी फॉर्मेट ही डिफरेंट है, आप ऑन रोड नहीं जा सकते। हाँ, पैनलिस्ट के अंदर डिस्कशन होती है उस तरह की, नहीं वो ऑन रोड शायद कह रहे हैं विजिट करने का, आई डोंट नो, मेरा ख्याल से हम लाहौर में हैं, फॉर्मेट नहीं चैनल्स पर आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया, डिस्कशंस के अंदर भी है ऐसा। हाँ है, नो डाउट। यस, ट्रू, सब चीज़ें मौजूद है अपनी जगह। कि बता, जितना बता सकते हैं वो बताया भी जाए। जहाँ तक रही आपकी बात, आई थिंक कि जो रेगुलेशंस है और सारा कुछ, उसमें तो हमेशा से यू कैन फाइंड अ लूपहोल और इश्यूज रहते हैं। सो व्हाट यू कैन डू एज एन इंडिविजुअल, कि जब आप सोशल मीडिया पे कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो उसको लिख के ड्राफ्ट में सेव कर दिया, गिव इट अ टाइम। नहीं, ट्रस्ट मी, दिस इज यस यस, दिस इज आई डू दैट, ड्राफ्ट में रख लिया, फिर रात को जब बेड पे लेटे उसको दोबारा पढ़ें, 10 दफा पढ़ें, आप उसको 10 दफा चेंज करेंगे, फिर उसको 11वीं दफा जब चेंज करने लगेंगे तो आपको लगेगा मुझे ट्वीट ही नहीं करना। नहीं, आई मीन दिस इज रियली, नहीं नहीं, ये अच्छा आइडिया है तरफ का। अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि आपने, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बट अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि कभी भी गुस्से में ईमेल नहीं करनी चाहिए। तो एग्जैक्टली वही वाली बात है कि ठंडा ऑफिस हो में जाए कहा और जाता है फिर गुस्से में रेजिग्नेशंस भी नहीं देने चाहिए। बता रही हूँ मैं, बहुत बंदा इंपल्सिव हो जाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट इट रियली वर्क्स। मैंने ये चीज पिछले 3 सालों में सीखी, जब मुझे बहुत गालियाँ पड़ी, इतनी गालियाँ पड़ी, इतनी गालियाँ पड़ी कि मैं मतलब आई स्टॉप लुकिंग एट कमेंट्स। लेकिन अब मैं, इतना फर्क मुझे इस चीज से पड़ा कि अब मैं कमेंट्स भी सारे पढ़ती हूँ और मैं उनको एंजॉय करती हूँ, एंड आई डोंट रिस्पॉन्ड टू देम। लेकिन मैं इट इज रियली इफेक्टिव। मेरी तरफ की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, जब हम ये कहते हैं ना कि हमने सीखा है इनटॉलरेट होना, ये हमने ना बर्दाश्त नहीं करते, ये हमने पिछले कुछ सालों में सीखा है। अब हमें ये सीखना पड़ेगा कि इसको अनलर्न कैसे करना है, और उसका तरीका ये है कि एक तो इंडिविजुअली, आज हम यूथ की अगर बात करें तो इस मुल्क का 64% यूथ है, उनको सीखना और सिखाना है, दे आर द फ्यूचर। लेकिन साथ साथ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी, जब वो किसी की भद उड़ाएं, मजाक उड़ाएं या किसी को लेट डाउन करें, तो उनके पीछे खड़े हुए लोगों को उन्हें बताना चाहिए कि हम ये बात एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ये एंटरटेनिंग नहीं है कि आप अपने किसी बराबर के लीडर को डिग्रेड कर रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर्स को एक ही ग्राउंड में जाना है, इस यूथ को भी एक ही ग्राउंड में जाना है। तो हमें ये लर्न करना है, लर्न टू रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन। दूसरे के माइंड को रिस्पेक्ट करें, वो आपके माइंड को रिस्पेक्ट करेगा, आप रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट अल्टीमेटली वापस आएगा। देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, पॉइंट ओपिनियन जो होता है ना, आप एक बात जहन में रखिएगा, जब भी आप सोसाइटी में निकलेंगे ना, ये अगर हमारे पास 4 डिफरेंट माइंड्स बैठे हैं या 6 डिफरेंट माइंड्स बैठे हैं, दे आर फ्रॉम द सोसाइटी। आपकी सोसाइटी इन 4-6 माइंड्स में डिवाइडेड है। ये देखें, डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं, डिफरेंस मैं क्रिएट करूंगी कि मेरी बर्दाश्त क्या है, डिफरेंस मैं क्रिएट करूंगी कि मुझे किसी को कहाँ रोकना है, डिसरिस्पेक्ट से नहीं, रिस्पेक्ट से, आर्ग्यूमेंट से, दलील से जवाब दें, दलील से जवाब दें, आर्ग्यूमेंट से जवाब दें, फैक्ट से जवाब दें, बर्दाश्त से। दूसरा जरूर सीखेगा, वक्त जरूर लगता है, मगर डिफरेंस हर कोई इंडिविजुअली क्रिएट कर सकता है। नहीं, वैसे मैं बताऊं कि थोड़ी सी डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन एक्चुअली, मतलब भट्टी साहब की अगर मैं बात करूं पर्सनली, तो एक तो खैर वो बहुत अच्छे इंसान हैं और एंड ही
वेरी नाइस पर्सन, वो ठीक है, उनके हम व्यूज़ से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ना हो प्रोग्राम के अंदर तो एक में हमें डाइवर्सिटी भी नहीं होगी, क्योंकि वो जो ओपिनियन दे रहे हैं वो भी बहुत लोगों को पसंद है। तो ऐसा नहीं है, मतलब लोग देखते हैं, वो हो सकता है उन लोगों को मेरा ओपिनियन पसंद ना हो, एक्चुअली उनका ओपिनियन पसंद हो, तो इसलिए मैं हमें वो, तो जिस तरह अभी हम टॉलरेंस ही की बात कर रहे हैं ना, ये तो नहीं, हमने एक दूसरे को लिंच तो नहीं करना, हम तमीज़ के दायरे में रहकर एक दूसरे के व्यू से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनको हटा दो क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है, ऐसे नहीं हम कर और सकते। या 25 इनके करोड़ views को ना नहीं एक पसंद। तरह की सोच नहीं दी जा सकती, एक ही हाँ, तरह और ढाल होना तो भी नहीं नहीं कहीं से चाहिए ऐसे निकाला मेरे जा ख्याल में। सकता है, डिफरेंट ओपिनियंस होंगी, सब रिस्पेक्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद एहतिशाम। मेरा ताल्लुक शकरगढ़ से है, नारोवाल ज़िला से। अच्छा, जो आपने बात की अभी डेमोक्रेसी, पोलराइजेशन, इस सारी में डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि इतने ज़्यादा आर्गूमेंट्स यूथ को मिल गए हैं, इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गया है। अभी मैडम ने बात की कि एक ही सोल्यूशन हमारे पास इस्केप का, जो मिडिल क्लास या मीडियोकर है उसके पास पाकिस्तान से निकलने के भी नहीं है फाइनेंस। और दूसरा, आप ये बता दें व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन यूथ के लिए, जो इस टाइम बड़ी एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन में है। अच्छा, इसमें हम वही बात है कि हम लोग इस टाइम पॉलिटिकली इतने डायरेक्शनलेस हैं, यूथ स्पेशली। वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि कौन सी पार्टी का कौन सा बैलेट पेपर है, कौन सा निशान है, ईसीपी क्या कर रहा है, फौज क्या कर रही है, अदलिया क्या कर रही है। हमारी डिबेट ही ये है और यहाँ ख़त्म हो रही है। हम में से कितने लोगों ने ये सवाल किया है कि आने वाली पार्टी के पास प्लान क्या है? किसी भी आने वाली पार्टी छोड़ें, जस्ट आस्क योर ओन लीडर्स कि आपके पास इकोनॉमिक प्लान क्या है। आपके पास फाइनेंसेस नहीं है ना इसके प्लान के लिए, तो फाइनेंसेस इकट्ठे करने के लिए आपके लीडर के पास क्या प्लान? तो ये हमारा खुद का प्रॉब्लम है कि हमारे सवाल ही गलत है। हम लोग जो बेसिक इश्यूज हैं उनको एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले अपने फंडामेंटल राइट्स पे तो बात करें कि मतलब क्या कह रहे हैं? नहीं, फंडामेंटल यही तो कह रही हूँ, डिस्कोर्स हो रहा है। फंडामेंटल राइट्स तो तब होंगे ना भाई जब आपके पास पैसा होगा रहने, खाने, पीने और जीने के लिए। जब पैसा ही नहीं है, कोई रोड मैप ही नहीं है, इकोनॉमिक प्लान ही नहीं है, तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ जाएंगे? सो यू नो, जो एक्चुअल क्वेश्चन है ना कि आपके किसी भी पार्टी के पास इकोनॉमिक रोड मैप क्या है, उनके लिए यूथ के लिए क्या ऑफर कर रही हैं, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। तो वो इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस जो बेसिक हैं हम उनको इग्नोर करके हम चाहते हैं हम 5वीं डिग्री पे जाके बैठ जाएं। तो ये हमारे इश्यूज हैं। थोड़ा सा हमें चीज़ों को रिवैम्प करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को दोबारा से सोचना पड़ेगा कि हमें क्या हमारी एक्चुअल ज़रूरत क्या है। नहीं, मैं जस्ट एक सेकंड में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने बात की है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। देखें, अभी आपके मेमोरियल सेशन में ना 3 पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे और मैं देख रहा था 400 सहाफ़ी थे कमरे में और वो कॉन्स्टेंटली फंडामेंटल राइट्स लगे हुए थे। तो उन तीनों में से किसी से पूछते कि भैया पीपल्स पार्टी के दौर में कराची में अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट बने हैं। पीएमएल वाले जब आए, उन्होंने पहला काम ये किया कि वो पैका लेके आए, जो कि बेसिकली मेन कानून था जो सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल होता था। फिर उसके बाद पीटीआई वाले आए, उन्होंने उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया पैका का, और पैका ऑर्डिनेंस भी लेके आए। तो फंडामेंटल राइट्स का डायलॉग खत्म नहीं हो रहा था, बट ऑल्सो कमरे में से किसी ने उनसे नहीं पूछा कि आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं तो आपने क्या किया फंडामेंटल राइट्स के साथ व्हेन यू वर इन द पावर। तो ये वही वाली तरह वाली बात है कि पॉलिटिकल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि यू आस्क द राइट क्वेश्चंस। ये जो द फ्रैंकली घड़ी चोर और ये अपार्टमेंट और ये वो, दिस इज ऑल पॉलिटिकल रेटरिक एज आई सी इट। जो असल सवाल है वो करते ही नहीं है कोई भी। जिसके पास फाइनेंसेस नहीं है, देखिए हम पर्सनल कमेंट्स आई डोंट इनकरेज दैट, बट आई वुड लाइक टू से कि आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें आप सिंपल सी ये चीज़ देख लें कि अभी आई वाज जस्ट रीडिंग, माजिद ने कोई डिस्कोर्स किया हुआ था, तो जितने एक सर्टन पार्टी के पॉलिटिकल उम्मीदवार हैं उनमें से बहुत सारे या तो ज़मींदार हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। सो आप ये भी तो एक चीज़ को देखें ना कि आप लोग एज अ यूथ, एज अ यंग पर्सन, आप लोगों को कितने मौके मिलते हैं। सो दैट्स द राइट थिंग कि इकोनॉमी क्या है, यूथ के लिए प्लान क्या है, आपके पास जॉब क्रिएशन क्या है, आपका एजुकेशन प्लान क्या है। एजुकेशन प्लान इज़ एक्चुअली लिंक्ड विद योर इंडस्ट्री, लेकिन कितने हम प्रोफेशनल्स को आगे लेके आते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को भी ठीक कर देगा। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो मैम। जी जी।
माय नेम इज़ इकराम, आई एम फ्रॉम केपी। मैम यहाँ पे बात हो रही है रोल ऑफ यूथ की बात हो रही है, पॉलिटिशियंस की बात हो रही है, लीडरशिप की बात हो रही है, लेकिन जो अदर साइड ऑफ द कॉइन है रोल ऑफ मीडिया, कौन से मेन स्ट्रीम मीडिया ने आज तक कोई 7 से 8, 4 से 5 अपने 1 घंटा यूथ के लिए रखा हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूथ लीडरशिप आएंगी या यूथ आएंगे, उनके क्या प्रॉब्लम थी? जैसे वो मैम कह रही थी कि आजकल का जो यूथ है वो जस्ट एक ही चीज़ चाहते हैं कि वीज़ा मिले मैं निकलूँ। और जो से आयशा आयशा मैम कह रही थी कि जो जो यूथ है उनको एक ही मतलब फॉर एग्जांपल एक लीडर है अपनी ही फिलॉसफी बेच रहा है, तो इट्स मीन वो यूथ अगर उसको फॉलो कर रहे हैं वो फिलॉसफी मेन स्ट्रीम पे आ रही है, मीडिया उसको दे रही है या सोशल मीडिया। लेकिन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया यूथ को अपॉर्चुनिटी नहीं देगी या अभी तक दिया ही नहीं, तो कैसे आप यूथ को ये जो ब्लैम गेम स्टार्ट है, सॉरी टू से, लेकिन एक ब्लैम है जस्ट टू यूथ, यूथ ने ये किया, यूथ ने यू किया, या पॉलिटिकल लीडर्स ने ये किया, लेकिन मीडिया का रोल क्या है जो इस टॉपिक में मुकम्मल तौर पर मतलब स्किप है, एक सेट असाइड हो गया है। थैंक यू। इसमें सिर्फ मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि यूथ को ब्लेम मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कर रहा है। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो लीडर्स या जिस तरह जो मीडिया पे दिखाया जाता है उसकी वजह से उनका एक, या सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है उसकी वजह से उनका माइंडसेट बन जाता है, या इस तरह की चीज़ है, उस पर बात हो रही थी। और बिल्कुल मीडिया की अकाउंटेबिलिटी हम तो बिल्कुल बात करते हैं कि हमारे अंदर जो काली भेड़ें हैं जिन्होंने झूठ, पोलराइजेशन, जो इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बने, उनके कहने पर जिस किस्म की उन्होंने कैंपेन्स की, अपने ही साथी सहाफ़ियों के ऊपर उन्होंने फतवे लगाए, वो ब्लास्फेमी के फतवे हों, वो गद्दारी के फतवे हों, उनकी जानें ख़तरे में डाली, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर बैठकर आप टीवी पर ये कह रहे होते कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन सियासतदानों की होनी चाहिए या उनको सजा मिलनी चाहिए, तो फिर मीडिया के ऊपर भी जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं या झूठ फैलाते हैं या इस तरह की कैंपेन्स, हेट स्पीच करते हैं, तो उनकी भी ऊपर पाबंदी नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो उसकी पेनल्टी होनी चाहिए। तो ये भी एक चीज़ है। आगे जवाब देते, बस सिर्फ हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं, सॉरी। मीडिया के पास यूथ की स्पेस भी है, यूथ मौजूद भी है, मीडिया इदारों के अंदर भी काम कर रहा है, और मीडिया के ऊपर जब किसी भी इशू पे बात होती है तो यूथ के लिए भी वो स्पेस मौजूद है। हमारा यूथ दरअसल ऐसी जगह खड़ा है जहां उसको डायरेक्शन नजर नहीं आ रही है, वो इतना जिसे कहते हैं ब्लाइंड फोल्डेड है, उसको लगता है आंख बंद करके खोलूंगा तो कल मैं शायद चांद पर होऊंगा। ये नहीं है। हम भी एक एज से गुजरे, आपको टाइम लगता है किसी जगह पहुंचने और वो जगह बनाने के लिए, मगर आपने इतना ग्लैमर, इतना जिसे कहा जाए कि आज के दौर की वो चमक दमक इतनी देख ली है कि एकदम लगता है वो चमक दमक सब कुछ हासिल हुसूल होगा। सडन लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। सडन सिर्फ इंसान झूठ बोल सकता है, सडन इंसान गिर सकता है नीचे। ऊपर चढ़ने के लिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए एक एक कदम सहल सहल चढ़ना होता है। चढ़ना मुश्किल है, उतरना बहुत आसान है। तो ब्लेम गेम यूथ को भी कुछ नहीं देगा, पर यूथ ऐसा पार्ट है सोसाइटी का जो फ्यूचर है। यूथ यही है और रहने के लिए है। सोशल मीडिया यही है, रहने के लिए है। यूथ इज द फ्यूचर ऑफ द पाकिस्तान। डेमोक्रेसी को शेप अप आप लोगों ने करना है। वो आप ना किसी से छीन के कर सकते हैं, ना गाली दे के कर सकते हैं, ना इल्जाम दे के कर सकते हैं। हाँ, पढ़ लिख समझ के शऊर का इस्तेमाल करते हुए एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बनाते हुए आगे जरूर बढ़ सकते हैं और पहुंच सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूँगा आयशा के साथ इस बात पे। मेरा ये ख्याल है कि मीडिया की और गवर्नमेंट की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि उन्होंने यूथ को इग्नोर किया है। मसलन आई टेल यू, कितने प्रोग्राम्स मीडिया पे ऐसे हैं, या गवर्नमेंट के तो चले थोड़े बहुत, मीडिया पे कितने प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं, ई इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं कि अगर आपने स्टार्टअप करना है तो आप उसको किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। कितने ऐसे हैं जो यूथ को पॉलिटिकल डायलॉग में इंक्लूड करते हैं। कितने ऐसे हैं जो यूथ को रिलीजियस और बाकी सोशल सोसाइटीज़ के इशूज़ में, स्पेसिफिकली यूथ, और मैं तलत हुसैन की बात नहीं कर रहा कि वो एक शो कर लेते हैं जहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई है, दैट्स ग्रेट, बट मैं बात कर रहा हूँ एक ऑर्गेनाइज्ड एंगेजमेंट की जो होती थी। जब मैंने जियो ज्वाइन किया था 2003-4 में, तो यूथ के लिए एक बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग होती थी। 50 मिनट फॉर इंस्टेंस होता था, उसमें 90% यूथ बैठे होते थे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो बहुत एक तरीके से अब वो नहीं हो रहा, और मुझे लगता है ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है स्पेसिफिकली मीडिया के इंस्टीट्यूशंस की। मैंने खुद बहुत दफ़ा ये कोशिश की है कि मीडिया ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करे जहाँ पे वो स्टार्टअप्स पे बात करे, क्या चल रहा है, ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं, किस तरह आप अपने कैपिटल रेस कर सकते हैं, कोई आइडिया है तो आपके पास, एंड सो ऑन। Nobody is interested. सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात करना चाहता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है मीडिया गलत भी हो सकता है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एंड आई बिलीव कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं, ये प्लान्ड जो है ना आपका प्रोग्राम है बाकायदा। वही 2 दहाइयों से आपने कभी किसी किस्म की कंस्ट्रक्टिव बात को बढ़ावा ही नहीं दिया कि कहीं अगर ज़्यादा हो गया मामला तो कौन संभालेगा। सो ये भी एक बहुत मेजर इशू है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हम लोग बहुत डाइवर्सिफाइड स्टोरीज़ करते हैं
और हमारी यूथ इंगेज होना चाहती है, मतलब बढ़ चढ़ के दे वुड कॉन्टैक्ट मी, दे वुड गिव मी स्टोरीज, दे वुड आस्क मी टू डू, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कितने लोग करते हैं। ये एक सबसे मेजर इशू है कि हम पॉलिटिक्स से बाहर ही नहीं निकलते, हमें लगता है वही हमारा बेसिक और अल्टीमेट इशू है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। Thank you very much. Sorry, we've just run out of time. Thank you very much, Aisha, Asad and Tarab. Thank you so much, ThinkFest, और thank you audience, आप लोग सारे इधर आए और सवाल के जिनके सवाल रह गए वो अब कर सकते हैं इसके बाद। Thank you.